हेलो स्टूडेंट, मैं हासिम अंसारी। आज के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे पहले इसी महाद्वीप पर मानव की उत्पत्ति हुई। इसी महाद्वीप से मानव ने चलना सीखा है और इसी महाद्वीप से लोग दूसरे महाद्वीपों पर जाकर के बसे हैं। इसके बावजूद भी यह सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप है और इसको डार्क कॉन्टिनेंट या अंधेरा महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियों ने इस महाद्वीप का शोषण किया है। यहाँ पर शिक्षा, कला, विज्ञान, इन सारी चीज़ों का विकास बहुत कम हुआ है और कहा जाता है कि अल इल्म नूर, शिक्षा ही प्रकाश है और जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ पर अंधकार है। तो इसलिए इस महाद्वीप को अंधेरा महाद्वीप कहा जाता है। चूँकि इस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन कहाँ पर है, इसकी स्थिति। तो ये देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में ये भूमध्य सागर होता है। यह है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो उत्तर में ये भूमध्य सागर से घिरा है और इसके और उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये भूमध्य सागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सागर है, ये जो हमने ऐसे लाइनिंग करके बनाया हुआ है, और ये दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है। भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप और उत्तर में यूरोप महाद्वीप स्थित है। तो देखिएगा, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है, तो ये भूमध्य सागर है, या यूरोप के दक्षिण में कौन सा सागर है, ये भूमध्य सागर होता है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद भूमध्य सागर एक लगभग बंद सागर होता है। इसमें प्रवेश करने के लिए एक ही रास्ता है यहाँ पर, और इसको कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, ये देखिए जिब्राल्टर जल संधि होती है, और इस भूमध्य सागर में इंटर करने के लिए हमें जिब्राल्टर जल संधि से होकर के ही इसमें इंटर करना होगा। इसीलिए इस जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये भूमध्य सागर, ये देखिए, ये लगभग गोल वाला, ये काले से वो किए हैं इसको, तो इसको काला सागर कहते हैं। कौन सा सागर? काला सागर है ये। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये लाल कलर से ये जो किया हुआ है, ये लाल सागर होता है, रेड सी, लाल सागर। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर दोनों को एक नहर जोड़ती है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर, ये देखिए, स्वेज नहर कहलाती है। स्वेज नहर है, यह विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर एक जल संधि हमको मिल रही है। फिर ये जल संधि बब अल मंडल जल संधि कहलाती है। बब
अल मंडल जल संधि। तो बब अल मंडल जल संधि देखिए क्या करती है, अफ्रीका को एशिया से, ये देखिएगा ये पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर वाला पार्ट जो है ये अरब प्रायद्वीप है। क्या है ये? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। और ये अरब प्रायद्वीप जो होता है ये अफ्रीका का हिस्सा नहीं है बल्कि ये एशिया का हिस्सा है। तो बब अल मंडल जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, जिस तरह से ये जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को, इधर देखिए अफ्रीका है, इधर यूरोप है, तो ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। बब अल मंडल जल संधि ये अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। जोड़ती है किसको? देखिए लाल सागर को, और इधर एक खाड़ी है, यहाँ पर देश होता है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि देखिए किसको जोड़ती है? देखिए इधर भूमध्य सागर है और इधर अटलांटिक महासागर है, तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये सींग जैसी संरचना है, ऐसे सींग, अफ्रीका की सींग बनी हुई है यहाँ पे इस तरह से। तो इसमें 3 देश होते हैं। ये देश है सोमालिया, सोमालिया है, और एक देश और होता है इथोपिया, इथोपिया है, और यहाँ छोटा देश होता है जिबूती। तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती 3 देश मिलकर के अफ्रीका की सींग जैसी संरचना बनाते हैं। कौन सा देश है? सोमालिया, यहाँ इथोपिया, और यहाँ फिर होता है जिबूती। तीनों देश मिलकर अफ्रीका के सींग जैसी संरचना बनाते हैं, इसलिए इन तीनों देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका की सींग कहा जाता है। अफ्रीका की सींग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप, ये इसको कहते हैं मेडागास्कर। क्या है ये? मेडागास्कर होता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, और जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड होता है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर पर देखिएगा एक बोआब नाम का एक अनोखा वृक्ष पाया जाता है। बोआब नाम का अनोखा वृक्ष पाया जाता है। इस तरह से ये मान लीजिए वृक्ष है, ठीक है, ये इसका तना है इधर, और ये तना है, ये तना हो गया, और यहाँ से फिर पत्तियाँ होती हैं, ये पत्ती है, ये भी पत्ती है, और ये भी पत्ती है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये वृक्ष क्या करता है? नाम है बोआब। बोआब नाम का ये वृक्ष है, जो भूमि के, इसकी जड़ें जो होती हैं जल को अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करने के बाद इसके तने में, ये देखिए तना है इसका, इस जल को तने में संचित कर लेती हैं, और चूंकि इसका स्ट्रक्चर देखिए बोतल की तरह है, इस नाते इसको बोआब वृक्ष को बोतल वृक्ष भी कहते हैं। बोतल वृक्ष। मान लीजिए किसी को प्यास लगा है तो इधर से यहाँ से काट दीजिए इसको थोड़ा सा, यहाँ से पानी गिरने लगेगा इस बोतल वृक्ष से, और हम आप पी करके अपना प्यास भी बुझा सकते हैं। तो ये बोतल वृक्ष या बोआब नाम का बोतल वृक्ष जो होता है ये मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है, और ये मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप होता है।
उसके बाद देखिएगा हम लोग इधर आते हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, ये देखिएगा, इसको कहते हैं एटलस, एटलस पर्वत श्रेणी। ठीक है, एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जबकि इसी के नाम से मिलता जुलता अल्पस पर्वत जो होता है वो यूरोप में होता है। ठीक है, और दूसरी पहाड़ी देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित होती है, जिसको ड्रैकेंस वर्ग की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ड्रैकेंस वर्ग की पहाड़ियों से देखिएगा ऑरेंज और वाल नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ अटलांटिक महासागर में आकर गिरती हैं। और अफ्रीका महाद्वीप का ये पश्चिमी भाग पूरा का पूरा डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसको सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल कहा जाता है। और अफ्रीका का दूसरा प्रमुख मरुस्थल जो होता है ये देखिए यहाँ पर है, इसको कहते हैं कालाहारी। कौन सा मरुस्थल है ये? कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, ये कालाहारी मरुस्थल होता है। और यहाँ इस कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, लेकिन इस कालाहारी मरुस्थल में बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक नदी प्रवाहित हो रही है अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में, ये इसका नाम है नाइजर नदी। कौन नदी है? नाइजर नदी। इसका आकार जैसे देखिएगा चंद्रमा नहीं होता अर्धचंद्राकार, चंद्रमा होती है ऐसे अर्धचंद्राकार, तो उसी शेप में ये नदी अर्धचंद्राकार अवस्था में बहती है। और चूँकि आंतरिक परिवहन तेल का इस नदी पर के द्वारा किया जाता है, इस नाते नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी है ये? तेल नदी। तेल नदी का परिवहन किया जाता है इस नदी के माध्यम से, तो नाइजर नदी को तेल नदी कहते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कोयला नदी कहाँ स्थित है और किस नदी को कोयला नदी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी पाई जाती है, जिसको पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश कहा जाता है। अफ्रीका का ये पूर्वी भाग की ये भूमि फटा हुआ है, जिसके नाते एक भ्रंश का निर्माण हो गया है। और इस फटे हुए भूमि में जगह जगह जो गड्ढे बने थे, उनमें वर्षा आदि के द्वारा पानी भर गया है, जिसके द्वारा झीलों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नासिर झील, कौन सी झील है? नासिर झील। फिर यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जिसको विक्टोरिया झील कहा जाता है। और ये 3 देशों की सीमा का निर्धारण करती है विक्टोरिया झील, केन्या, तंजानिया, युगांडा। ये 3 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद देखिए दक्षिण में फिर टैंगनाइका झील है, मलावी झील है। ठीक है, ये पूर्वी अफ्रीकन घाटी यानी विश्व की सबसे बड़ी भूभ्रंश घाटी, इसका स्टार्टिंग देखिए ये जेम्बेजी नदी, यहाँ देखिए ये जेम्बेजी नदी प्रवाहित हो रही है। जेम्बेजी नदी से लेकर के ये पूरा जॉर्डन के मृतक सागर तक पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील से एक नदी उत्तर की ओर ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसको कहा जाता है नील नदी। कौन नदी है ये? नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी होती है। कौन नदी होती है? अमेजन नदी होती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और ये अमेजन नदी ये एंडीज पर्वत से निकल करके, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वत, इसी से निकल करके ऐसे यहाँ अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी तमाम सहायक नदियाँ इसमें आकर के मिल जाती हैं,
जिसके द्वारा इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये कहा जाता है कि ये अमेजन नदी, कौन नदी है? अमेजन नदी इतना अधिक पानी लेकर के चलती है कि पूरे विश्व की नदियों को अगर एक में जोड़ दिया जाए तो अमेजन नदी का पानी उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और अमेजन बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन होता है। ठीक है। और लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है जो अफ्रीका में प्रवाहित हो रही है। उसके बाद देखिएगा कुछ घास भूमियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घास भूमियाँ पाई जाती हैं। जैसे ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र में ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इक्वेटर, और यहाँ पर देखिएगा जो घास भूमि पाई जाती है उसको सवाना कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? सवाना। सवाना घास। सवाना घास किस प्रकार की घास है? शीतोष्ण कटिबंधी घास है कि उष्ण कटिबंधी घास है? तो देखिएगा विषुवत रेखा और उसके इर्द गिर्द जो ग्रासलैंड पाए जाएंगे वह उष्ण कटिबंधी होंगे और विषुवत रेखा से दूर जो घास भूमियाँ पाई जाएंगी उसको वो शीतोष्ण कटिबंधी होंगी। यहाँ पर देखिएगा यहाँ कारू पठार होता है दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर भी गुच्छेदार घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। और वेल्ड जो होते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधी घास होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधी घास होते हैं। अब देखिए इसके बाद अफ्रीका की 2 ऐसी नदियां हैं कि एक नदी विषुवत रेखा को काटती है और एक नदी मकर रेखा को काटती है। तो आइए हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को काट रही है और कौन सी मकर रेखा को। तो देखिएगा अफ्रीका में कांगो अथवा जायरे नदी होती है। कांगो देश में कांगो नदी कहते हैं, जायरे देश में जायरे नदी। तो कांगो अथवा जायरे नदी इस 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है। और उसके बाद देखिए यहाँ लिम्पोपो नदी होती है, ये लिम्पोपो नदी है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भारत में पाई जाती है तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि उसका क्या कंडीशन है। तो यहाँ देखिए एक नदी है जो विंध श्रेणी, विंध रेंज से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए राजस्थान में जाती है और राजस्थान से पुनः यू टर्न ले करके कहाँ आ जा रही है? गुजरात होते हुए ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती है और इस नदी का नाम है माही नदी। तो माही नदी देखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये भारत में पाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप को देखा। देखिए कुछ चीज़ और है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप अबुलहास होता है। जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कैमरिन या कन्याकुमारी होता है, उसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप अबुलहास होता है। यहाँ पर देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसको दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में देखिए ये हीरे और सोने का देश कहा जाता है। यहाँ पर किम्बरले होता है, किम्बरले, किम्बरले जो होता है यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले में हीरे की खानें ज़्यादा होती हैं तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर फिर जोहान्सबर्ग स्थित है, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जो होता है ये सोना यहाँ पाया जाता है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध होता है। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे ये जो दक्षिण अफ्रीका देश है उस देश के अंदर भी एक देश पाया जाता है जिसको लोसोथो कहा जाता है। और देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप सबसे गर्म महाद्वीप है।
क्यों सबसे गर्म महाद्वीप है? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में आता है। उष्णकटिबंध किसको कहते हैं? तो ये देखिए कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध कहलाता है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप सबसे गर्म महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में ही अल अजीजिया होता है, लीबिया देश में। यहाँ पर यह विश्व का सबसे गर्म स्थान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के विषय में अध्ययन किया। आगे हम फिर एक नए क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार